मॉस्को से आया है बड़ा संदेश, क्योंकि मॉस्को में इस वक्त मौजूद है बॉस यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर द्विपक्षीय वार्ता हुई व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच, जहां से बड़ा संदेश एक बार फिर से आतंकवाद के मुद्दे को लेकर आया और युद्ध को लेकर यह कहा गया कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, अपनी अपनी बातें रखी गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई। सबसे पहले दोनों की बातचीत में क्या कुछ शामिल रहा, बड़ी खबर आपको बताते चले। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा पुतिन के सामने रखा है और यह कहा है कि हम 40 साल से आतंकवाद को भुगत रहे हैं, यह भयानक और घिनौना होता है। हम मॉस्को पर हुए हमले के दर्द को समझते हैं, हम हर तरह से आतंक की निंदा करते हैं, यह कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के दौरान। और इसके साथ ही आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरनाक प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री जब पहुंचे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए वॉर मेमोरियल, वो तस्वीरें भी आपने देखी, वहां से भी वो बड़ा संदेश निकलकर सामने आया। और दूसरी तरफ अब जो दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन को लेकर हमने खुलकर बात की है, यूक्रेन पर हम दोनों ने विचार रखे हैं। सुनिए क्या कहा भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर। भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे थे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं। और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। और मेरी सहयोगी अदिति नागर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, सबसे पहला सवाल इस बायलैटरल टॉक में उठे हुए मुद्दों को लेकर, जिसमें प्रमुख तौर पर आतंकवाद रहा, यह कहते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से कि 40 साल से इस आतंकवाद से हम खुद पीड़ित हैं। साथ ही युद्ध का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत होनी जरूरी। एक बहुत बड़ा संदेश मॉस्को की धरती से भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से आया है। बिल्कुल, और देखिए पूर्णिमा, आप अच्छे से समझती हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे भारत में चाहे भारत के बाहर किसी भी देश में कोई बात कहते हैं तो उसके कई मायने होते हैं। और आज रूस के इस दौरे में, आज दूसरा दिन है, इस दौरों में जो कुछ भी हुआ, चाहे फिर जिस तरीके से उनका स्वागत, जिस तरीके से बायलैटरल के अंदर जो बातचीत हुई व्यापार को लेकर, और तीसरे तरीके से जिस तरीके का जिक्र आप कर रही हैं, आतंकवाद को बड़ा मैसेज देना, ये उन्होंने यूएस को मैसेज दिया, ये मैसेज उन्होंने वेस्ट की तमाम कंट्रीज को दिया, ये मैसेज उन्होंने चाइना को दिया, और ये मैसेज खुद पुतिन को भी दिया। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से पुतिन और चाइना के जो मुलाकात हुई, इसके अलावा वेस्ट के साथ जो बैलेंस था उसको बनाए रखने की कोशिश, और इसके साथ साथ जो व्यापार है उसमें जो रशिया की तरफ से अभी देरी हुई, या फिर किस तरीके से जो दुनिया भर में मैसेज दिया है, वो अपने आप में बहुत मायने रखता है। और फिर आतंकवाद का मैसेज कि जब यूएन ये सोच सकता है, जब वेस्ट की सारी कंट्रीज रशिया को अलग थलग कर सकती हैं, मॉस्को को अलग थलग कर सकती हैं यूक्रेन के मुद्दे पर, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि जब पाकिस्तान आतंकवादी हमला करता है, या जब चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के साथ जमीन को हड़पने की कोशिश करता है, तब ये यूएन या तब वेस्ट की कंट्रीज क्यों चुप रह जाती हैं। ऐसे में ये मैसेज वेस्ट को ये देने का, पूरे के पूरे पश्चिमी देशों को, कि आप मॉस्को को अलग थलग नहीं कर सकते जब तक भारत जिसके साथ है। दूसरा, आप देखिए 2022 नवंबर, ये बयान मुझे याद है एस जयशंकर का, जब पूरा का पूरा वेस्ट नाराज हो गया था, और जिस बायलैटरल के आप जिक्र कर रही हैं उसमें आज ये चर्चा हुई। देखिए, जब यूक्रेन के साथ वॉर हुई तो जाहिर तौर पे दो तरीके के बिजनेस थे भारत के साथ रशिया के। पहला तेल को लेकर, और तेल का अब तो बिजनेस ना सिर्फ भारत, पूरे विश्व के साथ था, उनका वेस्ट के साथ था, यूरोपियन कंट्रीज के साथ था। लेकिन जब यूक्रेन के साथ वॉर हुई तो उनका वो बिजनेस, यानी रशिया का बिजनेस नीचे जाने लगा।
उस समय जब सस्ते दामों पे भारत को तेल देने की बात हुई तो भारत ने मान ली। उस समय पूरा का पूरा पश्चिम नाराज हुआ, वेस्ट नाराज हुआ। तब एस जयशंकर ने कहा कि भारत वो करेगा जो भारत देश को और भारतीयों को सही होगा भारत के लिए, और वही हुआ। आज जब बायलैटरल हुई तो उसी तेल के मुद्दे पर डिटेल्ड चर्चा हुई और जो टारगेट रखा गया था, दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि कहा हमने 2.5 लाख करोड़ का टारगेट 2025 तक रखा था, हम 5.5 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुके हैं बिजनेस। इसके साथ साथ भारत जैसे पश्चिम से भी हथियार लेता है, लंबे समय से यूएस से पहले डिपेंडेंट था हथियार लेने के, एम्यूनिशंस लेने के, और इस बार भी उसको लेकर और विस्तार से चर्चा हुई। और रशिया की तरफ से कहा गया, पुतिन की तरफ से कहा गया कि वॉर के चलते हम डिलीवरी उस टाइम पर नहीं कर पाए S-400 के जिक्र में। तो ऐसी तमाम बातें हुई, लेकिन बहुत सारी बातें आदित्य देखिए शामिल रही। और क्योंकि आपने पेट्रोल डीजल का जिक्र किया, तो इस दौरान ये भी कहा गया कि इसी आपसी सहयोग के चलते जो पेट्रोल डीजल के दाम है उनको हमने काबू में रखा, हमने महंगाई से बचाया, हमने प्राइसेस को कंट्रोल में रखा। और इस बात को सबको समझना होगा, पूरी दुनिया को समझना होगा कि भारत और रूस की पार्टनरशिप इस मायने में कितनी महत्वपूर्ण है। आदित्य, मैं लौटती हूं आपके पास। देखिए, यूक्रेन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक और बात की गई और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने खुले मन से यूक्रेन पर चर्चा की, यूक्रेन पर हमने खुलकर विचार रखे। ये कहा प्रधानमंत्री ने, पूरी दुनिया की नजर मेरी इस यात्रा पर है, ये भी कहा प्रधानमंत्री ने। सुनिए। उन्होंने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की। और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से, विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। और इसी बीच में यूके देवनाथ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड। यूके देवनाथ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहले इसी बयान और उस पर आपके एनालिसिस के साथ आगे बढ़ूंगी, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने हमेशा यह कहा कि युद्ध के मैदानों से शांति का रास्ता नहीं निकल सकता, बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं है। यह प्रधानमंत्री का मैसेज सिर्फ किसी एक देश को सेंट्रलाइज करते हुए नहीं था, यह देश का मैसेज यूक्रेन को भी था, यह रशिया को भी था, ये शायद उन पश्चिमी देशों को भी था जो इस मुलाकात पर नजरें लगाए बैठे हैं कि बातचीत क्या होती है, एक एक शब्द कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। ये संदेश हर किसी के लिए था। जी हां पूर्णिमा जी, ये गौर तलब बात है कि जो मोदी जी ने कहा वह भारत के एक एक मनुष्य की जो दिल की बात है वो कन्वे कर रहे थे। ये दर्शाता है कि भारत जो है, जो कहता है, उसको ना सिर्फ रूस वरन दुनिया के दूसरे देश भी सुनते हैं। आज दरकार क्या है? आज दरकार युद्ध की नहीं है, दरकार है कि जहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, टेंशन है या लोग कोई आपसी मतभेद है, लोग मिलकर बैठें, बातचीत के जरिए सारे मसलों को सुलझाएं। मोदी जी ने जो कहा, देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज कितनी कॉन्फिडेंस की है। मोदी जी ने जो कहा और राष्ट्रपति पुतिन जिस तरह से मधुर मधुर मुस्कान देते हुए उनकी तरफ देख रहे हैं, उसका मतलब है कि वो मोदी जी के हर शब्द को, हर वाक्य को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इसका फर्क, इसका जो इफेक्ट होगा वो ना सिर्फ रूस के आने वाले समय में जो दूसरे अभियान है, चाहे वो यूक्रेन में हो या दूसरी जगह हो, उस पर पड़ेगा, वरन दुनिया के जो दूसरे राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, सब समझते हैं कि जो मोदी जी कह रहे हैं शायद उसमें एक बहुत गहरा मीनिंग है। मैं आपको बता दूं, युद्ध करके तो कोई भी आज तक नहीं जीता। दुनिया में आज तक युद्ध करके कोई जीता है? कहीं नहीं। आप वियतनाम का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप यूक्रेन, इजराइल, कहीं का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। इसके मुकाबले आप भारत का एग्जाम्पल देख लीजिए। भारत ने जब भी लड़ाई लड़ी, भारत पर जब भी लड़ाई थोपी गई, हमने तुरंत उसका समाधान निकाला। 1965 की जंग हुई, हमने सीजफायर किया, जाके ताशकंद में बात की। 1971 की लड़ाई हुई, हमने सीजफायर किया, शिमला में जाके बात की, शिमला समझौता साइन किया। मोदी जी ने ये दिखाया, समझाया, और सबसे बड़ी बात है उनकी जो संवेदना है, दिल से छूने वाली बात, कि आप बात कीजिए,
बात से एक समाधान निकलेगा। आज मोदी जी ने जो कहा, इसको यूक्रेन के लोग बहुत पास से देख रहे हैं। पश्चिमी देश में हर साइकियाट्रिस्ट और वॉर एनालिस्ट मोदी जी के एक एक शब्द का गूढ़ मीनिंग समझने की कोशिश कर रहा है। जी पूर्णिमा जी। नहीं, और इसके साथ साथ मतलब समझने के साथ साथ प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत से यूके देवनाथ सर उस पूरे के पूरे प्रोपोगंडे को धराशायी कर दिया जो तमाम देश आतंकवाद को लेकर अपनी एक एक परिभाषा गढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने सीधे कह दिया कि हम खुद इससे ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, और इसीलिए आतंकवाद का दंश क्या होता है ये समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। और प्रधानमंत्री ने न सिर्फ इस मंच का इस्तेमाल किया बल्कि हर एक मंच पर प्रधानमंत्री इस आतंकवाद को लेकर भारत का टेक क्या है वो सामने रखते रहे हैं। इसी बीच में एक बड़ी खबर फिर लौटती हूं आपके पास। यूके देवनाथ साहब, पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को ब्रिक्स सम्मेलन के लिए न्योता दे दिया है। रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होगा। अक्टूबर में रूस में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होना है और ब्रिक्स सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया है। ब्रिक्स सम्मेलन का न्योता व्लादिमीर पुतिन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया गया। ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होना है जिसको लेकर प्रधानमंत्री को न्योता व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दे दिया गया है। देवनाथ सर, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, ग्लोबल साउथ की आवाज और दूसरा आतंकवाद मुद्दे का जिक्र कितना महत्वपूर्ण और इसका इंपैक्ट कितना बड़ा होता है जब हर एक मंच से उन तमाम परिभाषाओं को किनारे रखते हुए प्रधानमंत्री उस जीरो टॉलरेंस की बात कर देते हैं जो कि आतंकवाद के लिए हर किसी के लिए बराबर होनी चाहिए। परिभाषाएं अलग अलग नहीं होनी चाहिए और ना देखने का नजरिया अलग अलग होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं भारत के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये भारत के लिए गर्व की बात है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया है ब्रिक्स के सम्मेलन में आने के लिए। मैं आपको ये भी यकीन देता हूं कि ना सिर्फ रूस वरन ब्रिक्स के बाकी जितने मेंबर हैं, मैं चीन का भी नाम ले लेता हूं। चीन को भी मालूम है कि भारत जो है ब्रिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। आज अगर ब्रिक्स को आगे बढ़कर एक ग्रुप के हिसाब से दुनिया के पटल पर अब ये सिद्ध करना है कि भारत जैसे देश, चीन जैसे देश, रूस जैसे देश मिलकर भी दुनिया को आगे ले जा सकते हैं, प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं, तो चीन भी जानता है कि भारत भी उसका एक अभिन्न अंश है। एक चीज मैं रिपीट कर देता हूं, एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर जाते अगर वो भारत में हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, लोकसभा का सेशन चल रहा था, विरोधी पक्ष जो है काफी सारे चलो मान लेता हूं इंपॉर्टेंट मुद्दे उठा रहे थे और विरोधी पक्ष पहले से ही दबाव डाल रहा था कि प्रधानमंत्री खुद सदन के पटल पर आकर उसका जवाब दे। इन वजह से ही वो एससीओ में भी नहीं जा पाए। नहीं तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मॉस्को जाने के पहले 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी डेफिनेटली एससीओ मीटिंग में भी जाते और वहां पे सबसे मिलते, शी जिनपिंग से मिलते और तो और पाकिस्तान से उनके जो प्रतिनिधियां हैं उससे भी मिलते। भारत ऐसी पोजीशन में है कि आज हमारी बात सब सुनते हैं। चीन भी हमारी बात सुनता है, पाकिस्तान तो हमारी बात सुनता ही है। जी नहीं, पाकिस्तान तो अपनी भी बात सुनने की स्थिति में नहीं है यूके देवनाथ सर, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये सच है कि वो अपनी ही आवाज को नहीं सुन पा रहा है, उसकी आवाम की जरूरतों को नहीं समझ पा रहा है। आतंकवाद जिसको वो खुद पैदा करता है उससे खुद पीड़ित होने के बावजूद वो ये कहता है कि नहीं नहीं हम तो आतंकवाद के रास्ते पर चल ही नहीं रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान को किनारे छोड़ देते हैं, पाकिस्तान अपनी दिक्कत खुद समझे, लेकिन प्रधानमंत्री ने भारत की ग्रोइंग कैपेबिलिटी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ग्रोइंग कैपेबिलिटी की वजह रही कि कोरोना और उसके बाद के जो समय रहा, जो चुनौतीपूर्ण समय रहा, हमने पूरी दुनिया को एक सस्टेनेबल पोजीशन में रखा। आज प्रधानमंत्री ने एक और बात का जिक्र किया कि इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। क्या इस पूरी दुनिया में मैं पश्चिमी देश शब्द निकाल सकती हूं? और पश्चिमी देश इस मुलाकात और इस मुलाकात से निकले हुए एक एक शब्द, खासतौर से रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर, उसको कैसे रीड कर रहा होगा, उसको कैसे समझ रहा होगा या उस पर कैसे रिएक्ट करने की तैयारी कर रहा होगा? पूर्णिमा जी, पश्चिमी देश जो हैं वहां खलबली मची हुई है। पश्चिमी देश, यूरोप के देश और अमेरिका वह समझते हैं कि शायद उन्होंने भारत को अपने पाले में मिला लिया है, लेकिन भारत ने दिखा दिया, पहले भी दिखाया, आज भी दिखा रहा है
कि भारत पश्चिमी देशों के साथ, अमेरिका है, यूरोप है, बहुत मजबूती से दोस्ती बढ़ा रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम हर कदम फूंक फूंक के नहीं रख रहे हैं। हम उनके साथ भी दोस्ती बढ़ाएंगे और उसी समय हम हमारे बहुत पुराने और अभिन्न मित्र रूस के साथ भी मजबूती से दोस्ती का नाता निभा रहे हैं। पश्चिमी देश शायद सहन नहीं कर पाएंगे कि जब मोदी जी रूस गए, मॉस्को गए, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, आपस में मिले, गले मिले और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में मिलकर मुस्कुराए। उनको शायद ये धारणा थी कि शायद भारत अब रूस से दूर चला जा रहा है, लेकिन नहीं, भारत रूस से कभी दूर नहीं जाएगा। भारत रूस के साथ हमारी जो पुरानी और इसका जिक्र देवनाथ सर प्रधानमंत्री ने खुद किया जब वो ये बता रहे थे कि कैसे तीसरी बार हमारी सरकार बनी है और इस थर्ड टर्म में भी हम कैसे रूस के साथ अपने रिश्तों को उसी गर्मजोशी के साथ, उसी मजबूती के साथ, एक नए युग की शुरुआत के साथ आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। पुतिन के साथ जो द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री मोदी ने की, उसमें तेल को लेकर किस तरीके से सराहनीय सहयोग किया है रूस ने, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। रूस के सहयोग से भारत को सस्ता तेल मिला है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। रूस की मदद से तेल के दामों में स्थिरता बनी रही है और ये पूरी दुनिया को समझना होगा, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। सुनिए। एक्सेलेंसी, फ्यूल्स की चुनौती भी पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी गहरी थी। ऐसे समय आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए। इतना ही नहीं, विश्व को ये बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा, उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। इस पर आपका टेक यूके देवनाथ सर लेना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ उस सहयोग का जिक्र किया जो रूस के साथ तेल को लेकर रहा, बल्कि आने वाले समय में इसको मजबूत करने के साथ साथ ये भी कहा कि पूरी दुनिया को यह समझना होगा कि इस कोऑपरेशन के बाद किस तरीके से तेल के दाम पूरी दुनिया में स्थिर रहे। महंगाई से हमने बचाया, वरना इस फाइनेंशियल क्राइसिस से, इस रिसेशन से दुनिया कैसे दो चार होती, ये बताने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, यूक्रेन के युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने दुनिया के सारे देशों पर दबाव डाला कि कोई भी रूस से कोई भी आयात ना करे, निर्यात ना करे, कच्चे तेल का आयात भी ना करे। लेकिन भारत ने उस वक्त मोदी जी के नेतृत्व में यह कड़ा डिसीजन लिया, अमेरिका के काटसा को इग्नोर करते हुए, कि भारत रूस से तेल आयात करेगा क्योंकि रूस हमें देने के लिए बहुत ही लालायित है। रूस चाहता था कि भारत कच्चा तेल का आयात करे और उसका यहीं पर प्रोसेसिंग करे। इससे भारत को बहुत बड़ी सुविधा ये हो गई कि कच्चा तेल दुनिया के मार्केट में जो ब्रेंट बास्केट है उससे बहुत सस्ते दर पर हमें करीबन 5 से 10 डॉलर पर बैरल कम रेट पर रूस से कच्चा तेल मिला, जिसको संशोधित करने के बाद काफी बड़ी मात्रा में भारत ने दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया। हमने रूस से आए हुए कच्चे तेल को संशोधित करने के बाद यूरोप में इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और तो और अमेरिका को भी एक्सपोर्ट किया। इससे दुनिया भर में जो तेल है, पेट्रोल, डीजल और दूसरे जो गैस लिंक प्रोडक्ट हैं, उनका जो वैल्यूएशन है, उनकी जो इन्फ्लेशन होनी थी वो कंट्रोल में आ गई। एक और चीज मैं बता देता हूं, अभी एक बहुत बड़ा मसला रूस के साथ है जो मोदी जी ने जाके अभी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के बाद उसको सॉल्व कर लिया है। रूस बड़ी मात्रा में हमें कच्चा तेल भेज रहा है। भारत चाहता है कि इसका जो पेमेंट है भारत रूस को रुपी टर्म्स में करे। रूस के पास इस वक्त एक दिक्कत ये है कि क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है तो रूस को शायद रुपीस की इतनी बड़ी मात्रा में जरूरत नहीं है। इसलिए रूस ने भारत से ये सजेस्ट किया था भारत को कि शायद भारत दूसरी करेंसीज में भी, जरूरी नहीं है कि डॉलर पाउंड में, शायद दूसरी करेंसीज में पेमेंट करे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी जी के
इस विजिट के बाद हुई है कि रूस के साथ कच्चे तेल की जो पेमेंट है वो अब उसका प्रोसेस का सरलीकरण हो गया है। जी, इसको लेकर कल भी हम देवनाथ सर चर्चा कर रहे थे, जब शाम को 6 बजे इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे तो ये मुद्दा उसमें भी आया था। जल्दी से, क्योंकि अंतम का मेरे पास 1 मिनट है देवनाथ सर, जल्दी से इसको रैप अप करते हुए प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज पुतिन के साथ और कौन कौन से ऐसे आई कैप्चरिंग मोमेंट आपके लिए रहे इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान, जो अभी तक विजुअल्स के जरिए हमारे सामने आए हैं, उनमें आपको क्या नजर आया? सबसे बड़ी बात है बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री जी की और राष्ट्रपति पुतिन की भी सहज, सुंदर, स्थिर। ये दर्शाता है कि रूस और भारत आने वाले दशकों में एक साथ मिलकर कदम से कदम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारी जो मैत्री है ये किसी के विरुद्ध नहीं है। रूस की मदद से भारत आगे बढ़ेगा, भारत की मदद से रूस आगे बढ़ेगा, तो एक विन विन सिचुएशन है। जी।